नमस्कार। रॉयल रिसर्च की इस पेशकश में आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसने सच में सॉफ्टवेयर बनाने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। सोचिए, जब कोई सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसे ऑर्गेनाइज्ड और स्टेबल रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस मुश्किल का हल क्या है? और जवाब छिपा है सोचने के एक नए नजरिए में, एक पैराडाइम में, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या शॉर्ट में ओओपी। और यही है हमारी आज की चर्चा का हीरो। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। आखिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या भला, और ये पुराने तरीकों से इतनी अलग क्यों है? देखिए, अगर एकदम आसान भाषा में कहूँ तो ओओपी कोड लिखने का एक ऐसा स्टाइल है जिसमें हम असल दुनिया की चीज़ों को कोड में उतारते हैं। यहाँ हमारा फोकस क्या करना है से हटकर किस चीज़ पर करना है पर आ जाता है। मतलब हम फंक्शंस नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जैसे एक कार, एक इंसान या फिर एक बैंक अकाउंट। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा कोड छोटे छोटे सेल्फ कंटेन्ड हिस्सों में बंट जाता है। इन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह सोच सकते हैं, जिन्हें कहीं भी कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कोड को मैनेज करना और अपग्रेड करना बच्चों का खेल हो जाता है। अच्छा, तो ये जो ओओपी है ना, ये 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका हुआ है। यही वो 3 चीजें हैं जो इसे इतनी पावर और फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला पिलर है एनकैप्सुलेशन। नाम थोड़ा भारी है पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ा सारा डेटा और उस डेटा पर काम करने वाले सारे फंक्शंस, इन सबको एक साथ एक बंडल में पैक कर देना, जिसे हम क्लास कहते हैं। आप इसे एक कैप्सूल की तरह इमेजिन कर सकते हैं, एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो डेटा को बाहरी दुनिया की सीधी दखलंदाजी से बचाता है। इससे होता यह है कि कोई भी गलती से डेटा को बदल नहीं सकता और हमारा कोड ज्यादा सेफ और रिलायबल बन जाता है। अब आता है हमारा दूसरा पिलर, इनहेरिटेंस। हिंदी में कहें तो विरासत। ये एक बहुत ही नेचुरल आइडिया है। इसका मतलब है कि एक नई क्लास किसी पुरानी पहले से बनी हुई क्लास की सारी खूबियां और ताकतें विरासत में ले सकती है, और तो और उसमें अपनी नई खूबियां भी जोड़ सकती है। इसे कोड का फैमिली ट्री समझिए। जैसे बच्चों को अपने माता पिता से कुछ गुण मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही कोड में एक चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास से सारे गुण ले लेती है। इससे हमें एक ही कोड को बार बार लिखने के झंझट से छुटकारा मिल जाता है। और अब तीसरा और आखिरी पिलर, पॉलीमॉर्फिज्म। सुनने में ये शब्द थोड़ा डरावना लग सकता है, पर इसका मतलब है एक नाम रूप अनेक। ये एक ही कमांड को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर अलग अलग तरीके से काम करने की काबिलियत देता है। ये हमारे कोड को कमाल का लचीलापन देता है। सोचिए, एक मूव कमांड है। यही कमांड अगर कार ऑब्जेक्ट पर चले तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, और अगर किसी इंसान ऑब्जेक्ट पर चले तो वो इंसान चलेगा। एक ही नाम पर काम बिल्कुल अलग। कमाल है ना? ठीक है, तो थ्योरी तो काफी हो गई। अब ये देखते हैं कि असल दुनिया में जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, उनमें ये तीनों सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे ये 3 बड़ी भाषाएं इन तीनों सिद्धांतों को अपने अपने अंदाज से लागू करती हैं। सबसे पहले बात एनकैप्सुलेशन की। जावा और सी प्लस प्लस में प्राइवेट और पब्लिक जैसे कीवर्ड्स से डेटा को लेकर बड़े सख्त नियम हैं। लेकिन पाइथन का नजरिया थोड़ा रिलैक्स्ड है। वो कन्वेंशन पर चलता है, जहां वेरिएबल से पहले एक अंडरस्कोर लगा देने का मतलब है कि प्लीज इसे बाहर से मत छेड़ो। अब आते हैं इनहेरिटेंस पर। सी प्लस प्लस और पाइथन दोनों मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करते हैं। मतलब एक क्लास एक से ज्यादा पेरेंट क्लास से गुण ले सकती है। वहीं जावा थोड़ा अलग है। वो सीधे सीधे इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन इंटरफेसेस के जरिए कुछ ऐसा ही करने का रास्ता देता है। और आखिर में पॉलीमॉर्फिज्म। तीनों भाषाएं मेथड ओवरराइडिंग का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सी प्लस प्लस इसके लिए खास तौर पर वर्चुअल फंक्शंस का इस्तेमाल करता है, जबकि पाइथन की डायनामिक टाइपिंग इसे और भी आसान बना देती है। तो देखा, मंजिल एक है पर रास्ते अलग अलग। अब तक हमने जो भी बातें की वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। ऊप्स हमारी रोज की टेक्नोलॉजी में हर जगह, हर कोने में मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब असल में इस्तेमाल होता कहाँ है। जवाब आपको शायद चौंका दे, क्योंकि हम सभी से हर रोज इस्तेमाल करते हैं।
बस हमें पता नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर से लेकर हमारे पसंदीदा वीडियो गेम्स तक सब कुछ OOP पर ही बना है। Amazon या नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइट्स के पीछे जावा और पाइथन के जो फ्रेमवर्क काम करते हैं उनकी नींव में OOP ही है। यहाँ तक कि डेटा साइंस की दुनिया में भी, जहाँ बड़े बड़े मॉडल्स को मैनेज करने के लिए इसका भरपूर इस्तेमाल होता है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब एक डेवलपर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? OOP सीखने में अपना टाइम और एनर्जी लगाना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों है? ये कोटेशन इसकी अहमियत को बहुत अच्छे से बताता है। OOP सिर्फ कोड लिखने का तरीका नहीं है, ये बड़ी और मुश्किल समस्याओं को एक एलिगेंट तरीके से सुलझाने की कला है। एक ऐसी कला जो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को आकार दे रही है। तो सार क्या है? सार ये है कि अगर हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो मजबूत हो, जो वक्त के साथ बढ़ सके यानी स्केलेबल हो, और जो इनोवेटिव हो, तो OOP को समझना और अपनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। OOP ने सॉफ्टवेयर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी में अगला बड़ा तूफान क्या होगा। कोड लिखने का वो अगला क्रांतिकारी तरीका कौन सा होगा जो सब कुछ बदल देगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।